नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हरिद्वार के शांति कुंज पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। दोनों नेता देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित दधीची अंगदान संकल्प अभियान की राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य अंगदान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और समाज को इस महाअभियान से जोड़ना है। कांग्रेस ने यूकेडी नेता आशीष नेगी के 1984 और ऑपरेशन ब्लू स्टार संबंधी बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी ने बयान को सामाजिक सौहार्द और उत्तराखंड की छवि के लिए नुकसानदायक बताते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की। कांग्रेस नेता अमरजीत सिंह ने कहा कि ऐसे बयान चारधाम यात्रा और प्रदेश के माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। बहुत दुखद बयान है। आशीष नेगी जी जिस दल से आते हैं, उस दल की उत्तराखंड बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। उनको चाहिए जो राज्य उनको लड़ाइयाँ और अपने आंदोलन करके जो राज्य मिला है, क्या उस राज्य को आज आप इस प्रकार की बयानबाजी से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? क्या इस बयानबाजी से आपको लगता है, क्या आपको पत्रकार बंधुओं से मेरा प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि इस प्रूफ के बयान से उत्तराखंड को लाभ मिलेगा? कतई लाभ नहीं मिलेगा। जो प्रकरण आज 40-42 साल से समाप्ति की ओर है, अगर आप उसको इस प्रकार से धर्म क्षेत्र यहाँ के लोगों के कुमाऊं गढ़वाल पंजाब के रूप में आप बढ़ाओगे तो इसका बहुत नुकसान होगा। आशीष जी, मुझे नहीं पता भविष्य क्या है आपका इस राजनीति की दुनिया में, लेकिन आने वाली जो हमारी उत्तराखंड की जनता है, पंजाब की जनता है, देश की अन्य जनता है, जो हमारा चार धाम यात्रा कहीं बहुत प्रभावित होगी, नुकसान होगा। मेरी हाथ जोड़कर उनसे निवेदन है, ऐसी बयानबाजी ना करें। आपने जो बयान दिया है, आपको उसके लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए और अपने दिए गए बयान पर पुनर्विचार करना चाहिए। कर्णप्रयाग के नगरासू में निहंग विवाद अब सियासी मुद्दा बन गया है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी ने कांग्रेस पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन को विफलता का जिम्मेदार ठहराया। दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं, जिससे राजनीतिक सरगर्मी भड़काई है। नहीं, देखिए, सरकार और कानून अपना काम करता है, वो किसी के भी नतमस्तक नहीं है। कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। सरकार ने पहले भी उसमें कार्रवाई करी है और आगे भी कार्रवाई करेगी, जांच चल रही है। लेकिन बात यहाँ पर सवाल जो सबसे बड़ा उठता है वो ये है आस्था का। उत्तराखंड हमारी देवों की भूमि है, यहाँ पर हमारे चारों धाम बसते हैं, यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो सरकार की जो ईमानदारी है और जो मंशा है वो साफ है कि जो यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इस प्रदेश के अंदर शांत वातावरण बना रहना चाहिए, यहाँ पर हिंसा नहीं भड़कनी चाहिए। यही कारण है कि कभी कभी सरकार को ऐसे निर्णय भी लेने पड़ते हैं अपनी जन भावनाओं के अनुरूप, अपनी प्रबुद्ध जनता के लिए, कि वो इस प्रदेश की आबो हवा को खराब ना होने दे। तो जाहिर सी बात है कि कानून अपना काम कर रहा है और इस पे जांच भी चल रही है, लगातार उनसे वार्ता भी हो रही है, उनके ग्रंथी जो उनके गुरु हैं उनको बुलाया जा रहा है। लेकिन मेरा सिर्फ ये निवेदन है और अपील है अपने निहंग के भाइयों से, क्योंकि वो यहाँ यात्रा करने आते हैं, इस यात्रा को सौहार्दपूर्ण तरीके से करें, सद्भावना बना करके रखें। यहाँ पर ईगो किसी की भी सेटिस्फेक्शन करने के लिए नहीं सरकार बनी है। यहाँ पर इस प्रदेश की आस्था को कोई चोट ना पहुंचे, यहाँ के धर्म को कोई जो है चोट ना पहुंचे, हमारे श्रद्धालु यहाँ पहुंचे उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, जो स्थानीय निवासी इस उत्तराखंड में है, क्योंकि वो तो सबका स्वागत करते हैं। जितने भी यात्री इस प्रदेश के अंदर आते हैं, सबका हम जो है स्वागत करने का काम करते हैं। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, तो इसलिए उनको भी ये समझना चाहिए उत्तराखंड में आने से पहले या अपनी यात्रा को करने से पहले कि वो यहाँ का सौहार्द कैसे बना के रखेंगे, यहाँ की सद्भावना को कैसे कायम रखेंगे। तो सरकार अपना काम कर रही है, जांच होगी, उसमें पता चल जाएगा कौन दोषी और कौन नहीं। देखिए, सरकार ने कर्णप्रयाग वाले मामले को अगर हम देखें, सरकार ने बीच बचाव का काम तो किया, लेकिन देर से किया। और जब दोनों तरफों से सरकार पर दबाव आया तो सरकार ने भूमिका तब निभाई। सरकार और प्रशासन अगर समय रहते कर्णप्रयाग वाले मामले को सही तरीके से डील करता तो मुझे नहीं लगता कि मामला इतना तूल पकड़ता। और इसका खामियाजा जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, हमारी चार धाम यात्रा, हेमकुंड साहिब यात्रा, ये बहुत खूबसूरत तरीके से चल रही थी, आज वो प्रभावित हुई और आम जनता का भी नुकसान हो रहा है, जो बाहर से आने वाले यात्री हैं उनका भी नुकसान हो रहा है। और प्रदेश भी कहीं ना कहीं, प्रदेश चलता है वो पर्यटन के भरोसे चलता है, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान बहुत दूर तक जा रहा है।
मुझे लगता है कि सरकार को समय रहते चेत देना चाहिए था। अभी भी समय है कि जो सोशल मीडिया पर नेगेटिव बयानबाजी हो रही है, सरकार को चाहिए उस बयानबाजी को तुरंत रोके। और ऐसे जो लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं, दोनों पक्षों की बात करूंगा मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा, दोनों पक्षों से गलत बयानबाजी आ रही है। ऐसे दोनों गलत बयानबाजी जो आ रही है उस पर तुरंत रोक लगे और न मानने वालों पर उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, तभी हमारी यात्रा सुगम और सुचारू रूप से चलेगी। कर्णप्रयाग मारपीट मामले में गिरफ्तार चारों निहंगों को जिला एवं सत्र न्यायालय गोपेश्वर से जमानत मिल गई है। 16 जून की घटना में उनके खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के बाद सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्टों से तनाव का माहौल बन गया था। प्रशासन और निहंग प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता के बाद स्थिति सामान्य हुई। मामले की सुनवाई अब न्यायालय में नियमानुसार आगे जारी रहेगी। उत्तराखंड में कांग्रेस 28 और 29 जून को पर्वतीय क्षेत्रों की सभी विधानसभा सीटों पर परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालेगी। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता आम जनता से संवाद कर सरकार की नीतियों और जनहित के मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि यात्रा में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और जनता बदलाव चाहती है। देखिए, पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में 28 और 29 से जो है हर विधानसभा में जो 4 जोन में हमने बांटा है, हर जोन में जो है कांग्रेस के सभी लोग जो है आम जन से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। और जो सरकार की विफलताएं हैं, जिस तरीके से आज नौजवान त्रस्त है, महंगाई से आम जन त्रस्त है, किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। निहंगों से जुड़े विवाद को लेकर कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग की घटनाओं के बाद भी सरकार ने सख्त कार्रवाई नहीं की और आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देकर वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि इससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से प्रदेश का माहौल प्रभावित हुआ है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कहूंगी दुखद है, ये अपीजमेंट की राजनीति है। ये और भाजपा कांग्रेस को अपीजमेंट की राजनीति के लिए सदैव कोसती रही। आज भाजपा अपीजमेंट की राजनीति कर रही है। नगरासू का जो ये कांड है, ये एक छोटा किस्सा नहीं है, ये एक छोटी घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था। वहां पर जिस तरीके से निहंगों के द्वारा पूरे गुरुद्वारे को घेर लिया गया, वहां पे कार्यरत सेवादार जो थे उनके साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई, हत्याएं भी हो सकती थी। वहां पर आसपास का जो एरिया है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती थी, हमारे लोग मर सकते थे। उत्तराखंड के रास्ते होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में है। पहला तीर्थयात्री दल 4 जुलाई को उत्तराखंड पहुंचेगा। इस वर्ष 50-50 श्रद्धालुओं के 10 जत्थे लिपुलेख मार्ग से यात्रा करेंगे। श्रद्धालुओं को केवल 38 किलोमीटर पैदल चलना होगा। शेष यात्रा वाहन से होगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि लिपुलेख से कैलाश, आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन भी संभव है। यात्रा को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बड़ी महत्वपूर्ण है और यात्रा में लिपू लेक के ऊपर जहां पर दर्रा है, वहां के चोटी के ऊपर आप खड़े होकर के एक ऐसा स्थान है जहां से आप कैलाश का दर्शन कर सकते हैं। बिना चाइनीज वीजा लिए, बिना पासपोर्ट के आप भारत की भूमि से ही कैलाश का दर्शन कर सकते हैं। और आदि कैलाश जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं, वो भी एक ऐसा है कि एक छोटा सा स्वरूप है कैलाश पर्वत का, तो लोग वहां भी दर्शन कर रहे हैं। फिर हमारा ओम पर्वत आ गया, नाभी डांग आ गया। उसके बाद यात्रा भी हमारी चलेगी चीन से जो आएगी और मानसरोवर की यात्रा यहाँ से लिपू लेक के दर्रे से होते हुए आगे बढ़ेगी। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने निहंग विवाद पर कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि पूरे मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है।
उन्होंने प्रदेशवासियों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की। आप देख रहे होंगे कि जो भी ऐसी घटनाएं होती हैं उसका समाज में भी और राज्य में भी लोग कोई इस चीज़ को उसको कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। और आपने देखा होगा कि शासन ने भी प्रशासन ने भी तुरंत उस पर संज्ञान लिया है और हम लोगों ने ये कहा है कि वह सौहार्दपूर्ण वातावरण सबको बनाना चाहिए। राज्य में जो है कोई भी अगर गड़बड़ करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी वहाँ के जिला प्रशासन ने भी समय पे सारी चीज़ें वहाँ पे की। लेकिन सैकड़ों की संख्या में जिस तरह से रात यहाँ उत्तराखंड में कूच करने की कोशिश की जा रही थी और पुलिस बल रोका भी दोबारा गया। देखिए, मैंने कहा कि इस सब पूरे मामले में जिला प्रशासन भी और पुलिस भी अपना काम कर रही है और किसी को भी राज्य में अव्यवस्था करने का किसी को भी अधिकार नहीं दिया जाता। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले हरिद्वार में ओबीसी वर्ग ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग तेज कर दी है। पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा ने 5 जुलाई को ओबीसी महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है। मोर्चा का कहना है कि हरिद्वार जिले की करीब 50% आबादी ओबीसी वर्ग की है, इसलिए सभी राजनीतिक दल कम से कम 50% सीटों पर ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दें। इस मांग को लेकर सभी दलों के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। हम लोगों ने जो प्रेस वार्ता की है ओबीसी समाज के लोगों को लेकर, तो उसमें हमने आपके सामने भी बात रखी कि 5 जुलाई को हमारी शुभारंभ बैंक्वेट हॉल में ओबीसी समाज के लोगों की मीटिंग होगी और उसमें जो मुद्दे तय होंगे ओबीसी समाज के हितों के, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और सरकार और संगठन सभी पार्टियों के जितने भी हैं वो हमारे ओबीसी समाज के लोगों को हमारी जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व दें। ओबीसी समाज का जिस तरीके से अनदेखी की जा रही है प्रत्येक पार्टियों द्वारा, उससे पीड़ित होकर ओबीसी समाज ने पिछला वर्ग जो है संयुक्त मोर्चे का गठन किया है और उसके नेतृत्व में जो है 5 जुलाई को शुभारंभ बैंक्वेट हॉल में एक महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में ओबीसी समाज के लोग उपस्थित होंगे। और उसके माध्यम से हम राजनीतिक पार्टियों को संदेश देना चाहते हैं कि केवल हमें राज्य मंत्री का, राज्यसभा सांसद का इस टाइप के जो है लोलीपॉप वाले पद नहीं चाहिए। हमें जो लोकसभा में और विधानसभा में हमारे समाज का जो है प्रतिनिधित्व कर सके, इस तरीके के हमें जो है विधायक और सांसद चाहिए। राम मंदिर दान प्रकरण पर 2 ट्रस्ट सदस्यों के इस्तीफों के बाद आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट राम मंदिर में किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। सीएम योगी द्वारा गठित एसआईटी जांच कर रही है, दोषी मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं जांच पूरी होने तक किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं है। राम मंदिर को लेकर के, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक एसआईटी जांच बड़ी तरीके से करा रहे हैं, बड़े रूप में, बड़े मतलब निष्पक्ष भाव से एसआईटी जांच हो रही है। और उस जांच में कई लोग, मैंने सुना, गिरफ्तार हो गए हैं। मैं न्यूज़ तो नहीं देख पाया, ना पढ़ पाया। कई लोग गिरफ्तार हो गए हैं और कुछ लोगों ने इस्तीफा भी दिया है, कुछ लोगों से इस्तीफा की मांग की जा रही है। तो मुझे लगता है कि मैं पहले दिन ही कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में राम मंदिर है, इसलिए राम मंदिर पर कोई समझौता प्रधानमंत्री जी के स्तर से नहीं होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के स्तर से नहीं होगा। तो इसलिए राम मंदिर पर अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो निसंदेह कार्रवाई होगी। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक कथित तौर पर नशे की हालत में अपनी मां के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी और चिंता का माहौल है। वहीं बताया जा रहा है कि मामला कनखल क्षेत्र का है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर सकती है। घटना ने नशे की बढ़ती समस्या और पारिवारिक हिंसा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
लक्सर के सुल्तानपुर में 112 पर मिली मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम को विरोध और हंगामे का सामना करना पड़ा। आरोपी युवक को हिरासत में लेने के दौरान महिलाओं ने विरोध किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस और युवक के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। वहीं मामले की जांच कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर मसूरी में होटल, होमस्टे और पर्यटन कारोबारियों के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। विशेषज्ञों ने नशा रोकथाम, अतिथि सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी और कानूनी जिम्मेदारियों की जानकारी दी। अधिकारियों ने संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की। साथ ही लोगों से वैज्ञानिक तरीके से नशा मुक्ति उपचार कराने का आग्रह करते हुए मसूरी को सुरक्षित, जिम्मेदार और नशा मुक्त पर्यटन स्थल बनाने का संकल्प दिलाया। तो डे है अगेंस्ट ड्रग, तो 26 जून को एक पूरे की पूरे दुनिया में इसके ऊपर कार्यक्रम चलाया जाता है। हम लोग अपने आप को रीडेडिकेट करते हैं कि नशा एक ऐसी समस्या है जिससे कोई अछूता नहीं है। अगर कोई नशा नहीं कर रहा है मगर वो सड़क पे चला, कोई दारू पीने वाला है और दारू पीने के कारण उसने उसको ठोक दिया, उसकी कोई गलती नहीं थी। एक बच्चा है जो नशा कर रहा है, 4 से 5 हजार रुपया उसको एक दिन का चाहिए, वो कहाँ से पैसा लाएगा? तो वो क्राइम करता है, वो मोबाइल चोरी करता है। विश्व मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध तस्करी निरोधक दिवस पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और अखिल विश्व गायत्री परिवार के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत देश भर में नशा मुक्त भारत अभियान को व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नशे के खिलाफ सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाओं की भागीदारी जरूरी है। इस अवसर पर हजारों स्वयंसेवकों ने जन जागरण रैली निकालकर नशा मुक्त समाज का संदेश दिया। उत्तराखंड सरकार ने नंदा गौरा योजना के तहत हरिद्वार और उत्तरकाशी की 4098 पात्र बालिकाओं को बड़ी सौगात दी है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने डीबीटी के माध्यम से करीब 19 करोड़ 23 लाख रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित किए। मंत्री ने बताया कि औपचारिकताएं पूरी होने के बाद लंबित मामलों का भी भुगतान कर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र बेटी योजना के लाभ से वंचित न रहे। नंदा गौरा योजना पैदा होने वाली बालिका और 12वीं पास करने वाली बालिकाओं को समर्पित है। इन दोनों ही योजनाओं के माध्यम से नंदा गौरा योजना संचालित है और निश्चित रूप से पूर्व में 2025-26 वित्तीय वर्ष का हमने नंदा गौरा योजना की लगभग 33,251 जो हमारी चिन्हित बालिकाएं थी उनको नंदा गौरा योजना का लाभ निर्बाध तरीके से हम दे रहे थे। उसमें हरिद्वार जनपद और उत्तरकाशी जनपद की कुछ औपचारिकताएं रह गई थी जो उस समय उनको धनराशि नहीं दी जा सकी। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं से सुरक्षित यात्रा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने से पहले श्रीनगर और जोशीमठ जैसे स्थानों पर रुककर शरीर को मौसम के अनुकूल ढालना जरूरी है। मंत्री ने बताया कि अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं, जबकि 52,82,000 से अधिक यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। इस वर्ष यात्रा में नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। निश्चित रूप में दर्शनार्थियों की और पर्यटकों की सेवा करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है और ये चारधाम यात्री में सभी का सहयोग है। इसमें कर्मचारीगण, अधिकारीगण सभी का इसमें सहयोग है और उससे ये आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि यमुनोत्री में 6,03,107, गंगोत्री में 6,41,083, केदारनाथ में 13,04,095, बद्रीनाथ में 12,52,575 यात्रियों ने जो हैं दर्शनार्थियों ने दर्शन किए हैं। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक से पहले सरकार ने आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने पूर्व मानसून योजना तैयार की है ताकि राशन वितरण, सड़क बहाली और राहत कार्यों में कोई बाधा न आए।
उन्होंने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, जबकि विपक्ष केवल भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। आपदा से निपटने की पूर्व मानसून योजना है। आपको बता दें, मानसून से पहले सरकार अलर्ट मोड पर है और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। आपको बता दें, बीजेपी ने कहा है कि पूरी तैयारी है और विपक्ष केवल इस मानसून सीजन को लेकर भ्रम फैला रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।